हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम संविधान सभा की प्रमुख समितियों के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने संविधान सभा का निर्माण किस प्रकार हुआ है उसकी चर्चा किया था। तो सबसे पहले हम प्रारूप समिति की चर्चा करेंगे। तो प्रारूप समिति जो है, इस समिति का गठन जो है 29 अगस्त 1947 को हुआ था। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो B.R. अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर जी जो हैं वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और B.R. अम्बेडकर के अलावा 7 अन्य सदस्य भी थे। इन 7 अन्य सदस्यों को हम एक ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि याद करना भी आपके लिए बेहद ज़रूरी है, जो कि आपको एग्ज़ाम तक जो है आपके माइंड में वो बात रहे। तो इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। ट्रिक है, भीम, गोपाल, कृष्ण, कन्हैया, माधव को लेकर मोहम्मद साहब के खेत पर। तो सबसे पहले भीमराव अंबेडकर, इनके विषय में हम पहले ऊपर पढ़ चुके हैं। तो जो भीमराव अंबेडकर थे वो तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इसके बाद गोपाल, यानी गोपाल से हो गया N. गोपाल स्वामी। और तीसरे जो हैं कृष्ण, कृष्ण से हो गया अल्लादी कृष्णन। और चौथे हो गए कन्हैया, कन्हैया से हो गया कन्हैया लाल। और पांचवे जो हैं वो हैं माधव, और माधव से हो गया N. माधव राव। और इसके बाद छठे जो हैं वो है मोहम्मद, मोहम्मद से हो गया सैयद मोहम्मद। और सातवें हैं खेत, यानी खेत से हो गया DP खेतान। इसके बाद DP खेतान की मृत्यु के बाद T. कृष्णामाचारी जो है वो सदस्य बनते हैं। और इसके बाद जो है BL मित्रा ने त्यागपत्र दे दिया। तो BL मित्रा की जगह कौन बनता है? तो N. माधव राव फिर सदस्य बनते हैं। अब अन्य समितियों के बारे में भी हम जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले संघ समिति, यानी संघ समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो संघ समिति के अध्यक्ष थे। संघ समिति के अध्यक्ष भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इन समितियों को याद करने का एक और ट्रिक है, जहाँ भी आप संघ शब्द देखिए और अगर आपसे पूछा जाए कि संघ समिति या संघ शक्ति किससे संबंधित है, यानी इसके अध्यक्ष कौन है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। जहाँ भी आपको संघ शब्द दिखे वहाँ पर उसका आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी अध्यक्ष जो हैं उसके पंडित जवाहरलाल नेहरू ही होंगे। फिर प्रांतीय समिति, इस समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं वो प्रांतीय समिति के अध्यक्ष होते हैं। फिर बात आती है मौलिक अधिकार तथा अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष होते हैं HC मुखर्जी। और संचालन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और यही राजेंद्र प्रसाद जो है आगे चल कर के स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति भी होते हैं। फिर संविधान सभा की अंतिम बैठक जो है वो 24 जनवरी 1950 को होती है। यानी जो संविधान सभा की अंतिम बैठक है वो कब होती है? तो 24 जनवरी 1950 को जो है अंतिम बैठक होती है। इसके बाद 284 सदस्यों ने प्रारूप पर हस्ताक्षर किया। जो भी संविधान का प्रारूप जब तैयार हो गया था तो उसमें 284 लोगों ने हस्ताक्षर करके अपनी सहमति प्रदान की थी। इन 284 लोगों में 8 महिलाएं भी शामिल थीं। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि कुल सदस्य कितने थे जिन्होंने संविधान के प्रारूप पर हस्ताक्षर किया? तो 284 थे। और ये भी पूछा जा सकता है कि इन 284 लोगों में कितनी महिलाएं शामिल थी? तो 8 महिलाएं इसमें शामिल थीं। फिर संविधान को अपने हाथों से श्री प्रेम बिहारी रायजादा ने लिखा था। यानी संविधान को जो है अपने हाथों से श्री प्रेम बिहारी रायजादा ने लिखा। और जो मूल संविधान किस भाषा में लिखा गया था? तो मूल संविधान जो है वो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। ये भी प्रश्न बन सकता है कि मूल संविधान किस भाषा में लिखा गया था? तो मूल संविधान जो है वो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। फिर संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था। लगभग 64 लाख रुपया खर्चा हुआ। लगभग कितना पैसा खर्चा हुआ? तो लगभग जो है 64 लाख रुपया खर्च हुआ। फिर बात करते हैं मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां तथा 22 भाग थे।
जब हमारा संविधान बनकर के तैयार हुआ था, तो हमारा संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को ही हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। लेकिन लागू कब हुआ? लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। और अगर वर्तमान में देखा जाए तो वर्तमान में 465 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं और भागों की संख्या कितनी है? 25 है। भारत का संविधान जो है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारत का अगर संविधान की बात किया जाए तो ये विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। ब्रिटेन का जो भी संविधान है वो अलिखित है। इसके बाद ब्रिटेन के संविधान को पूरे विश्व के संविधान की जननी कहा जाता है। जननी इसलिए कहा जाता है कि कोई भी ऐसा देश नहीं है जो ब्रिटेन के संविधान से प्रभावित ना हुआ हो। हर एक देश जो है वो ब्रिटेन के संविधान से प्रभावित है। हमारा भारत देश तो प्रभावित है ही है, लेकिन अन्य देशों का भी ब्रिटेन के संविधान पर प्रभाव पड़ा है। ब्रिटेन के संविधान का पूरे विश्व के संविधान पर प्रभाव पड़ा है। इस कारण से ब्रिटेन के संविधान को पूरे विश्व के संविधान की जननी कह सकते हैं। विश्व का सबसे छोटा संविधान अगर देखा जाए तो विश्व का सबसे छोटा संविधान जो है अमेरिका का है। इतना छोटा संविधान है कि इसको छोटे बच्चे भी आसानी से याद कर सकते हैं। और हमारे भारत देश का संविधान बहुत वृहद है। इसको याद करना मुश्किल है। इम्पॉर्टेंट चीज़ तो आप याद कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी लेंदी है। कुछ ही चीज़ें हम याद कर सकते हैं, पूरा संविधान हम याद नहीं कर सकते हैं। विश्व का सबसे लचीला संविधान की अगर बात करें तो विश्व का सबसे लचीला संविधान ब्रिटेन का है। यहाँ लचीला से तात्पर्य यह है कि कोई भी नियम या कानून में अगर परिवर्तन करना है तो वो आसानी से हो सकता है। कोई लंबी प्रक्रिया से या कठिन प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ता। वहीं हम बात करते हैं कि सबसे कठोर संविधान किस राष्ट्र का है, तो सबसे कठोर जो संविधान है वो अमेरिका का है। यहाँ कोई भी अगर नियम में परिवर्तन करना है, कोई कानून नियम में कोई भी परिवर्तन करना है तो बहुत ही कठिन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। और अब बात करते हैं अपने भारत देश का संविधान कैसा है। तो भारत देश का संविधान जो है वो कठोर भी है और लचीला भी है। यानी बहुत से मामलों में ये कठोर है और बहुत से मामलों में ये लचीला है। जैसे वर्तमान में देखा जाए तो जैसे प्रयागराज नाम अगर चेंज किया गया, जैसे पहले जिला इलाहाबाद था और कुछ समय बाद इसको प्रयागराज में परिवर्तित किया गया, नाम में परिवर्तन किया गया, तो ये जो है ये कोई कठिन प्रक्रिया नहीं अपनानी पड़ी, सरल प्रक्रिया के माध्यम से ही इसके नाम में परिवर्तन हो गया, इसलिए हम इसको लचीला कह सकते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल देखा जाए कि कठोरता का, तो जैसे नागरिकता में कोई संशोधन करना हो तो इसके लिए जो है एक कठोर प्रक्रिया से हमें गुजरना पड़ता है। इस आधार पर जो है संविधान को हम कठोर भी कह सकते हैं और लचीला भी कह सकते हैं। इस तरह भारत का संविधान जो है कई मामलों में कठोर है तो कई मामलों में लचीला भी है। धन्यवाद।